शिवानगी मैम, आज की जो यूथ है वो डिजिटल यूथ है। लोग इंस्टाग्राम देखते हैं या फिर ट्विटर, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म जो हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है। और साहित्य एक अलग युग था, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं मैम? अब हमारे समय में तो इतना डिजिटल कुछ था नहीं। जी जी। हम तो पुस्तकें पढ़ते थे और उसी जी, से ज्ञान लेते ज्ञान थे। देते थे। मगर आज का जो डिजिटल यूथ है वो ब्लेस्ड है। नमस्कार, मैं अलका सिन्हा स्वागत करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में, साहित्य एक सफर में। आज के इस सफर में हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने कलम से दिलों को छुआ है। स्वागत करती हूँ हमारे बीच डॉक्टर शिवानगी तिवारी मिश्रा जी का, जिन्हें बेस्ट ऑथर अवार्ड एंड साहित्य सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसा कि शिवानगी मैम, मुझे पता है, हम जानते हैं कि आपकी जो पहली बुक है वो जीवन संजीवनी, ठीक है, और दूसरी जो बुक है द बिगनर ऑफ योर लाइफ। इसके पीछे मतलब इसको लिखने के पीछे क्या आपका पर्पस था मैम? जीवन जी संजीवनी, जी। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे, संजीवनी। संजीवनी, बिल्कुल। ये आपने देखा होगा, हनुमान जी संजीवनी मेडिसिन का लाइक। लेके हाँ। आए थे। तो अब कहते हैं ना कि संसार में आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ मस्त है। मस्त है, बिल्कुल। तो जब मैं इसको लिख रही थी तो मैंने देखा बहुत सारा हमारा परिवेश अपने आसपास, ये देखा कि लोग स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, बच्चे बूढ़े सबके हाँ। अंदर कोई ना कोई चिंताएं हैं, मानसिक तनाव है, उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। तो अब अगर आपकी शारीरिक बीमारी है कोई, तो उसका ट्रीटमेंट है इस जहान में सब। आप तुरंत जाइए, इलाज कराइए, क्योर हो जाएगा। लेकिन इनका इलाज कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि इनर हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो चीजें आपको समझ में आती हैं जी। कि ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, हर इंसान स्ट्रेस में है और भाग दौड़ वाली भाग लाइफ है। दौड़ में भी है, बिल्कुल। पैसा बहुत है, लेकिन सुकून नहीं है। बिल्कुल। सुकून तलाश में पहाड़ों पे जा रहा है, हम्म। लेकिन क्या वहां पे सुकून है? वहां पे भी सेल्फी लेने में लगा है, फिर दसियों को बिल्कुल। दिखाने में लगा है, तो वो सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। सुकून आपका क्या है कि आप मस्त हो और हम्म। किसी से कोई वो नहीं है, जी। आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो। जी। तो ये तब होगा जब आप अंदर से भी क्योर होगे। मैम, सोचिए कि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि एक उसके लिए क्लिनिक स्टार्ट हो गया है। हाँ, आप स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया क्या है मैम। पहले के समय में ऐसा होता ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं था, पहले बिल्कुल। भी लोग खुश रहते थे, मस्त रहते थे, तो बिल्कुल। आज ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा वही। ऐसा परिवेश हम ही ने तो बनाया है, क्योंकि हम्म। हम भागे जा रहे हैं, अंधी जी। दौड़ में भागे जा रहे हैं, और हम जी देख जी। भी नहीं रहे कि हमारी जरूरतें क्या है। हम्म। तो जब जीवन संजीवनी मैंने लिखा, तो पहले तो ये सोच थी कि कहते हैं ना कि पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब बच्चों से जुड़ी ना, तो हम्म। मुझे ऐसा लगा कि जीवन संजीवनी को स्कूल में भी जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये बच्चा अगर अंदर से स्ट्रांग हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जी। तो बच्चों के लिए काम करेगी एज अ होम्योपैथिक दवा के रूप में, और बड़ों के लिए एलोपैथिक, क्योंकि बड़े तो बड़े हो गए, लेकिन बड़े तो सिचुएशन तो वही आ रही है सबके बीच में। तो भगवान ने ना खुद ही आपके अंदर वो दवाइयां भेज के रखी हैं, आपने कभी ढूंढी नहीं। जी। तो आपको अगर अपनी सोल को क्योर करना है, अपने अंदर इनर पीस लाना है, तो आपको जीवन संजीवनी को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। इसमें मैंने आपके गुणों को एज अ मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया है। ओके, वेरी नाइस मैम। आपकी लाइफ की हर एक क्वालिटी आपकी किसी ना किसी सिचुएशन में एज अ मेडिसिन काम करेगी। अच्छा। और इसको मैंने कनेक्ट किया है कबीर के दोहों से। अच्छा, वेरी नाइस। हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में हम भी पढ़ते आए हैं, सभी पढ़ते हैं। जी जी। लेकिन आप सोचो कि कबीर दास जी ने भी जो दोहे लिखे होंगे, उसका ये ऐसा नहीं निकल सकता है। कुछ दोहे अगर आप सुनाना चाहें मैम। अब कबीर के तो बहुत सारे दोहे हैं, जैसे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल किए सुहाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं ना, तो निंदक वाली बात कर रहे हैं। अब आप क्या है, आज के समय में कोई आपकी निंदा कर दे तो आप तो उससे पहले ही जयराम जी की कर लोगे, ना उसके घर जाओगे, ना उसको बुलाओगे कि इसने मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर दिया। लेकिन
अगर आप पॉजिटिव हो अंदर से तो आप हम्म। बिल्कुल कहोगे, क्योंकि यही आपकी सफलता की सीढ़ी होती है। जितना ज्यादा वो आपको कोसेंगे ना, उतना ज्यादा आप आगे ऊंचाई पे जाओगे। बिल्कुल। तो ये आपके शोर को क्योर करते हैं, आपकी क्वालिटीज आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, कैसे उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगी। अगर बच्चा शुरू से ये चीजें करता रहेगा तो आगे कभी उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तो मैम बिल्कुल पढ़नी चाहिए मैम आपकी ये बुक। बिल्कुल आप पढ़िएगा, और इसमें बहुत सारी आपको, जैसे कि आप अगर बात करें तो मितभाषी होने की बात करें, आप कहीं जाइए, कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई आपसे जोर से चिल्ला के बोल रहा है, आप वहीं मीठा बोल दीजिए, थोड़ी देर में वही शांत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना वो चीजें, लेकिन हम क्या है, हम उसमें दुगने स्पीड से चालू हो जाते हैं, तो चीजें बढ़ती चली जाती है और क्योस मच जाता है। बिल्कुल। तो चीजें बहुत बारीक हैं, बहुत छोटी हैं, वो आपके भीतर है। वो वैसे भी मेन चीज क्या है, जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी ना, तो जानते थे मानव बहुत ही चालाक बनेगा और वो आगे तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई, बहुत सारी पावर दी, लेकिन बोला इसको तो छुपाना पड़ेगा। तो पहले सोचा कि समुद्र के नीचे छुपा दें, तो बोले नहीं, आदमी तो किसी दिन यहाँ भी पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो बोला मैं पर्वतों में छुपा देता हूँ। बोले नहीं, आदमी तो यहाँ भी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। बोले सबसे बड़ी चीज है इनके भीतर ही छुपा दो, क्योंकि वो भीतर झांकना ही नहीं है उनको, उनको तो सामने वाले को देखना है। इसलिए कहते हैं सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने भीतर झांकोगे, आपके हर प्रॉब्लम्स, आपके हर सवाल के जवाब आपके अंदर ही मिलेंगे। बिल्कुल। और जो आपकी जो दूसरी बुक है मैम, बी द बिगनर जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहूंगी कि ये तो ये किताब मेरे जहन में इसलिए आई क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद को आगे रखा है। अच्छा। बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ योर सेल्फ, ये आपको पता होना चाहिए। आप ही जनरेटर हो, आप ही ऑपरेटर हो, आप ही डिस्ट्रॉयर हो अपनी लाइफ के। बिल्कुल, आप ही डायरेक्टर हो। अब लेकिन आप हिरण्यकश्यप बन के जो है त्राहिमाम मत कर दीजिएगा। मगर यहाँ पे इसको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा कि जो भी आपको करना है आपको ही करना है, क्योंकि जो आप कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप अपने आप को, जैसे अगर मुझे अपने आसपास परिवर्तन लाना है तो मुझे पहले खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मुझे आसपास पॉजिटिविटी देखनी तो पहले मैं खुद तो पॉजिटिव हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आर द बिगनर ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू, आप उसी के खुद ही बिगनर हो। तो पहले स्वयं में करिए, फिर दूसरे से। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें, बीइंग काइंड, बीइंग करेजियस, तो ये सारी चीजें, बीइंग अ गुड लिसनर, ये सारी चीजें जब आप करने लगोगे ना, तो सामने वाला आपको वैसे प्रतीत होने लगेगा। जी जी जी। आजकल के समय में अगर आपको सुनने वाला कोई मिल जाए, जैसा आप मैम कह रहे हैं कि आज के टाइम पे मैम सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगता है हम ही सुनाने के लिए बने हैं, भगवान ने तुमको 2 कान दिए, तुम सुनो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि कहते ना, पर्सन हु डजंट लिसन कैन नॉट हैव अ गुड माइंड। बिल्कुल। क्योंकि आजकल भी आप जितना भी स्ट्रेस हो ना, आप किसी को सुना दो, वो ध्यान से आपको सुन ले, बस आपका स्ट्रेस आधा खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल लोग सुनना पसंद नहीं करते, वो भागते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बट लिसन टू लिसन, नॉट टू रिएक्ट। वो आपका रिएक्शन नहीं चाहता, सोल्यूशन तो उसके पास भी है, बट वो चाहते हैं कि आप सुनो उनको। सेम बच्चों के साथ भी ये होता है, बच्चे कहते हैं हमें सुनो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें जज मत करो, बट हमें सुनो। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने दोनों को कैसे आप कनेक्ट रखा है मैम, ऐसा मतलब आप जब शिक्षक रही उसमें भी आपने लाइफ को मेंटेन करा, बच्चों की लाइफ को मेंटेन करा। अब जब आप राइटर के स्टेज पे आई तो उसमें भी आपने लाइफ को कैसे मेंटेन करके रखा, वो मतलब दोनों की कनेक्टिविटी अभी मुझे नजर आई मैम। जैसे कि अभी आपकी मैंने दोनों बुक के बारे में जाना, ठीक है, आपकी जो तीसरी बुक है वो किस पे बेस्ड है मैम? तीसरी किताब मैं ज्यादा तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि वो भगवत गीता पे ही है। और हर कोई गीता पे लिखता है, लिखते सबको ही है। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक नया कवर पेज, एक नया एंगेजमेंट उसके अंदर। और आज के यूथ के लिए वो बहुत ही अप्रोचेबल होगी, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि बैठ के कोई पढ़ नहीं सकता गीता। लेकिन जिसको इंटरेस्ट आ जाए तो उसका निचोड़ लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हालांकि अर्थ भी मिल जाते हैं गीता में, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड कैसे करवाना है। आप गीता जितनी बार पढ़ेंगे उसके अलग अलग अर्थ मिलेंगे। तो मैंने हर अर्थ को सॉल्यूशन भी कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज एक स्टोरी फॉर्म में है। अच्छा,
तो Okay. कहानी पढ़ना लोग आजकल ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैम यूथ जो अभी हमारी जो नई यूथ है, नई जनरेशन जो है, उनको क्या सलाह देंगे अगर कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है लिखने के लिए, तो उनको क्या सलाह देंगे इसके लिए? उनको मेरी ये सलाह है कि देखो, इंतजार मत करो, जो भी आता है लिखो, और सबसे पहले तो खुद के लिए लिखो, खुद के लिए लिखो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा भी जर्नी ऐसी ही रही है। क्योंकि मैंने जो भी लिखा वो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे अनुभव है। क्योंकि मुझे जब इसमें सक्सेस मिली है तो मुझे लगता है कि ये मंत्र काम करा, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत डिफरेंट किया हो। तो मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल लिखिए, जो भी आता है पेन डाउन करिए, और पहले अपने लिए लिखिए, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाए, अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाए कि मेरे अंदर क्या है जी। और उसके बाद रेगुलर लिखिए। ये नहीं कि आपने एक दिन लिखा फिर 4 दिन बंद कर दिया। लिखते रहिए, पोएट्री लिखिए, कैप्शंस लिखिए, शॉर्ट लाइन लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, इससे आपकी आदत बनेगी जी। और दूसरी चीज ये है कि जब आप लिखते हैं ना, तो आप एक इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में, क्योंकि हर चीज कोई कुछ ना कुछ सिखाएगी जी। आप कोई भी चीज लिखेंगे वो वेस्टफुल तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे आपकी एक सोच होगी। और इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी सोच अलग है, पता नहीं कौन सी सोच किसको प्रभावित कर जाए। तो बिल्कुल लिखिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो भी इंतजार करते हैं कुछ ऐसा मिले बिल्कुल जो हमें परिवर्तित कर सके। क्या पता आज तक आपने ना लिखा हो और आप ऐसी चीज लिख दे वो लोगों को जो लोग पसंद कर बिल्कुल। तो बिल्कुल लिखिए, और बिना भय के लिखिए कि लोग क्या कहेंगे, ये तुमने क्या लिख दिया। अक्सर लोग लिखने से पहले जो है मैम ये चैलेंजेस लेते हैं, शब्द है ना, शब्द कहीं इधर से उधर ना हो, तो उस चैलेंजेस की वजह से वो लिखना मतलब बैकआउट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी अभी के जनरेशन है जिनका इंटरेस्ट आता है मैम कि मुझे लिखना चाहिए, पर क्या है, शब्दों का जो चॉइस है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं अब मुझे बैकआउट हो जाना चाहिए इन चीजों के लिए। तो उसमें आप क्या मतलब सलाह देंगे बच्चों को? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि शब्दों का चयन या तो बहुत पारंगत हो गए हो, तो तब आप सोचिए। अभी आप इनिशियल स्टेज में जब लिख रहे हो तो आप कैसे भी लिखो, कैसे भी लिखिए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि संत महात्मा है जो बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं, बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ हंसी मजाक का भी जोड़ देते हैं, तो पब्लिक कनेक्ट कर लेती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप इतना भारी भरकम शब्द लिखेंगे तभी आपका एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल का लेखन होगा, नहीं। भाषा बिल्कुल सहज रखिए ताकि हर तबके के लोग उसको पढ़ के समझ सके। चॉइसेस बहुत बाद में मैटर करती हैं शब्दों की। आप आम भाषा में भी लिख देंगे, क्योंकि आजकल हिंदी में भी आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो मौखिक रूप से जो है ही नहीं हिंदी के। तेरे को क्या हो गया, हाँ है ना, मेरे को क्या हो गया, तेरे को मेरे को कुछ नहीं होता, बिल्कुल है ना। तो वो भी तब भी लोग ले लेते हैं उसको। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अब आप जैसे इलाहाबाद से हैं या फिर यूपी अपना बिहार, अगर मैं वहाँ पे देखूं तो हम वहाँ पे मैं का यूज नहीं करते मैम, हम का यूज करते हैं। यहाँ पे लोग मजाक बता लेते तुम कितने सारे लोग आ गए, मैंने कहा मतलब मैं तो बोले तुम तो बहुवचन लेके चल रही हो। तो वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तहजीब मानी जाती है, रिस्पेक्ट मानी जाती है। क्योंकि अभी मैम अभी के टाइम पे आप किसी को बोलेंगे कि मैम खाइए पीजिए, तो आज के टाइम पे वो चीजें कहाँ हैं, एक खा ले रे वाली भाषा चलती है। बिल्कुल मैम। तो बिल्कुल, वो चीजें तो देखो, भाषा क्या है ना, अगर आपको समझ में आ रही है, आपको कनेक्ट कर रही है, तो उससे बेटर लैंग्वेज कोई नहीं हो सकती। अब आप इंतजार कर रहे हो मैं पहले शब्दों का चयन करूं, पता चला कुछ इतने भारी भरकम लिख दिए जो हिंदी का है भी नहीं, उसको समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। तो देखो, अगर आप किसी चीज तक कोई चीज पहुंचाना चाह रहे हो, अगर किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो कि भैया इंटेलेक्चुअल लेवल के ऑथर तक ये चीज पहुंचनी है, तब तो फिर आप भारी भरकम शब्द ढूंढो। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे समाज के हर तबके तक ये चीजें पहुंचानी है, तो आप सरल भाषा रखो, सहज रखो। जितनी सरल और सहज होगी उतनी वो दिल को छुएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी भी, आप कुछ भी दोनों किताबों में से कुछ भी पढ़ेंगे, बहुत सहज है, बहुत सिंपल है। इवन इंग्लिश भी मैंने बहुत टॉप उसकी नहीं ली है कि किसी को समझ में नहीं आ रही है। जिसको नहीं भी आता ना कुछ, वो भी एक ग्लांस से पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा। आपका जो ख्वाब था, जो सपना था, वो आईएएस बनने का था। जी बिल्कुल। और आईएएस बनने की सोच से सडनली जो टर्निंग पॉइंट आई, वो एज अ लेखक, एज अ राइटर में कैसे आई मैम? अब ये कहेंगे ना कि जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। आप सोचते कुछ और होता कुछ और जाता है। आईएएस उस समय तो यही, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मुझे तो आईएएस का था कि मुझे बनना है आईएएस। तो
किताबें सब आ गई, पढ़ाई भी करी। अच्छा, उस दौरान मैं लिखती भी थी थोड़ा बहुत। अच्छा। लेकिन ये भी एक सडन हुआ। हाँ हाँ। कि 2003 में अचानक एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, दिन में, दिन का टाइम था। अच्छा। पता नहीं दिमाग में क्या थॉट आया कि मैं अपना, हो सकता है कि कुछ अनुभव होते हैं जिंदगी के। अच्छा, मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ। अच्छा। बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, मैं हर किसी से नहीं बोलती कुछ भी। अच्छा। आज जो चेंजेस है वो शायद मेरी इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। तो कहते हैं ना कि जो कुछ कह नहीं पाता वो लेखक बन जाता है, क्योंकि वो सारे अपने चीजें, शब्द जो है वो शब्द में पिरो के लिख देता है। तो अब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। मैं इंट्रोवर्ट, कुछ भी फेस किया, नहीं बोला, तो मैं उसको लिखती थी। लेकिन लिखना कैसे हुआ, अचानक दिन में बैठी थी, दिमाग में थोड़ी उलझन थी, डायरी लेकी बैठ गई, लगातार एक के बाद एक 6 कविताएं मैंने लिख डाली। और टाइटल भी ऐसा, उद्गार, विश्वास। तो चीजें जब आपसे जुड़ती हैं तो कुछ इसी तरीके से जुड़ती हैं। मेरे घर में कोई दूर दूर तक लेखक नहीं है। अच्छा। मेरे घर में कोई नहीं लिखता। अच्छा। लेकिन मेरे अंदर ये कहाँ से आया। और उस समय क्या होता है ना, लिख रहे हो, अब जब आपने लिख लिया तब किसी को पढ़ाना तो है। अब उस दौरान हमारे यहाँ स्वरूप कुमारी बख्शी जी आती थी, एजुकेशन मिनिस्टर। तो मुझे लगा इनको पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा, शिवांगी तुम लिखना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी लेखन में गगन का विस्तार है। और कहते हैं ना कि तुमने समस्याओं को भी लिखा है, क्योंकि आप विश्वास, शक, उद्गार, ये सब उस समय की समस्याएं रही हैं। क्योंकि आज भी लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें कह नहीं पाते। हाँ। आज भी लोग आसानी से एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा शक जी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हाँ। इसलिए आजकल रिलेशनशिप्स बेकार हो गए। बिल्कुल, और वो खत्म ही नहीं हो रहे। तो कहते हैं ना, ये यहीं से बीजारोपण हो गया। अच्छा। और जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो लगा हाँ अब मैं लिख भी सकती हूँ। तो जब इधर आ गए तो फिर आईएएस का मतलब चीजें बदलती चली गई। अब आईएएस उस समय इतना डिफिकल्ट एग्जाम हुआ करता था कि मम्मी कहीं बेटा इतनी बार दोगे जिंदगी आधी निकल जाएगी। हाँ। तो साथ में कुछ प्रोफेशनल भी कर लो। तब मैंने अपनी बीएड करी। अच्छा। और जब मैंने बीएड करी तो भाई ये तो अब मुश्किल लगने लगा। हाँ। तो जब बीएड में घुस गई तो फिर मुझे टीचिंग बहुत अट्रैक्ट करने लगा। शायद एक दूसरे से लिंक्ड था। क्योंकि आपके अनुभव ही आप शब्दों में पिरोते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी दूसरे का अनुभव थोड़ी ना लिख सकते हो। आपके अनुभव, और सच्चा लेखक वही है जो अपने अनुभवों को बिल्कुल पिरो के रखे और लिख दे। तो ये 15 वर्ष का जो अनुभव था, मुझे यहाँ आना था तो इसीलिए वो सपना टूटा और ये जुड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे टीचर के टाइम पे और एज अ भी राइटर के टाइम पे जो इतने सारे मैम आपको रिकॉग्नाइजेशंस मिली हैं, इतने सारे अवार्ड्स, जैसे गौरव रत्न अवार्ड आपको सम्मानित हुई हैं, और बुक्स जब आप अच्छा लिखती हैं अपना तो उसमें आपको साहित्य सेवा रत्न सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं, और एक बेस्ट ऑथर, हाँ, बेस्ट ऑथर अवार्ड से भी आप सम्मानित हुई हैं। तो उसमें अब आपकी क्या जिम्मेदारी है मैम? हर इंसान एप्रिसिएशन पाने के लिए करता है, ये बेसिक चीज होती है। ये मोटिवेशन भी है मैम। एग्जैक्टली। क्योंकि इवन बच्चा भी अगर कुछ करता है तो एक्साइटेड होता है दिखाने के लिए। और हम खुद ये मानते हैं कि इतना सा भी किया तो उसको अप्रिशिएट करो। बिल्कुल। आज लाइफ में भी अगर आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करोगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी चीज है। तो हाँ, अप्रिसिएशन मिला, मगर सोच में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन हाँ, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई कि और कुछ अच्छा लिखना चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा और क्या लिखूं जो लोगों में और पॉजिटिविटी ला सके, चीजें उनके लिए सुलझ सके। हम कई बार कहते हैं ना, मुसीबत बहुत बड़ी, मुसीबत कभी बड़ी नहीं होती, हम अपने विचारों में उसको बड़ा बना देते हैं। क्योंकि ऐसी कोई चीज, जैसे कहते हैं ना, अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है, तो समस्या है तो उसका समाधान भी है। खोजना आपको ही पड़ेगा बस। तो अगर आप अपने अंदर ये सोच रखोगे पॉजिटिविटी वाली, तो अभी तक अगर आप देखा जाए तो नकारात्मकता हर घर में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको मिल ही जाएगा। हाँ, शायद वो किसी मेंटल स्ट्रेस या उससे आजकल लोग बीमार भी पड़ रहे हैं तो स्ट्रेस के ही कारण है, वरना ऐसा किसी के पास कुछ नहीं। तो इससे कैसे निजात पाई जाए? तो अब लिखना है तो लिखने वाली चीज अगर लग रहा है आपको ये पॉजिटिविटी लाएगी तो उसको दूर दूर तक पहुंचाना भी है। बिल्कुल। अब कहते हैं ना, पेट दर्द की एक दवा थी पुदीन हरा, अब तो इतनी सारी आ गई। बिल्कुल। तो
दर्द पेट का ही है, लेकिन हाँ, वैरायटी आ गई। वैराइटीज आ गई, तो अब बिल्कुल। ये सब, अब किसको कौन सी दवाई लग जाए। हाँ, तो सेम यही चीज मेरे लेखन में है। जी जी जी। कहते हैं ना कि सबको सब चीज सूट नहीं करती, नहीं ले तो करती हैं। वेरिएशन क्या लेके आऊं जी कि जी ये बात को मैं और किस तरीके से जी जी समझाऊं कि ये आसानी से लोग समझ सके। जी तो जी उसी में बदलाव करना, जी नई नई चीजें लाना। अब आगे की सोच यही है जी जी। कि इसको और अच्छे तरीके से बड़े हम्म। प्लेटफॉर्म पे ले जाकर लोगों तक पहुंचाऊं। जी जी। मैम, वैसे सक्सेस को आप किस नजरिए से देखती हैं फिर? क्योंकि जब सक्स आपको अच्छी रिकॉग्नाइजेशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है, तो अब आप सक्सेस को किस नजरिए से देखते हैं मैम? देखो, हर चीज का अपना एक पैरामीटर होता है और सब हम्म। अपने हिसाब से अपना पैरामीटर बनाते हैं। जी सक्सेस, हर इंसान जो है ना शिखर पर पहुंचना जी चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि वहां पे अपने आप को बरकरार रखना जी बहुत जी, जरूरी है। बिल्कुल। सक्सेस मेरे लिए उस लेवल तक है जी कि अगर मैं अपने काम से किसी एक की भी जिंदगी में सकारात्मकता ला पाई, जी उसके जी जीवन को बदल पाई, जी, तो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस सक्सेस है। वही है, बिल्कुल। जी मैं अगर आज एक बच्चा लिख नहीं पा रहा, या एक बच्चा एक एवरेज कैटेगरी में है, या बिल्कुल। बच्चा बिल्कुल ही नीचे है, अगर हम्म। नीचे वाले बच्चे को आप एवरेज तक ला पा रहे हो, वो तो सक्सेस वो है, आपकी सक्सेस बिल्कुल। है। अगर आप पढ़ाने के बाद आप वहां से हट गए और बच्चा आपको याद करके कह रहा है जी जी कि मैडम आपने जो मुझे सिखाया जी जी आज तक मुझे याद है, जी जी तो वो मेरी सक्सेस है। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर शिखर पे चढ़ोगे तो उतरोगे भी जी कभी ना बिल्कुल कभी, बिल्कुल। लेकिन जो आपको वहां पे ले जा रहा है ना, जी। उसको अपने साथ रखो, तो शायद वो आपको कभी नीचे नहीं आने देगा। जी तो ये चीजें मैंने देखी, और शायद ये मुझे, कहते हैं ना कि अपनी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, और बिल्कुल। मेरी हैप्पीनेस ही मेरी सक्सेस है। जी, वो तो सबसे बड़ी सक्सेस है मैम। बस ये चीज बिल्कुल। मैं देखती हूँ कि मुझे, मेरी सक्सेस वहां तक है जी। कि जहां तक मैं लोगों को परिवर्तित कर पाऊं, परिवर्तित इन द सेंस कि उनकी सोच को उस लेवल तक ले जाऊं कि वो अपने आप ही इन सब चीजों से दूर हो जाएं जो जी उनको तकलीफ या कष्ट जी। पहुंचाती। अभी तक का जो सफर रहा आपका, उसमें सबसे बड़ा लेसन आपका क्या रहा मैम, जो लोगों को मोटिवेट कर सको आप? सफर जो है ना, एक हम्म तो जिंदगी का हम्म। जितना एंजॉय करते हुए चलोगे ना, जी उतना आसान लगेगा। जी। तो मैं अगर अपने इस सफर की बात करूं, हम्म। तो इस जिंदगी ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जी। मैंने जैसे पहले ही बताया था, मैं बहुत हम्म। इंट्रोवर्ट रही हूँ। जी। मुझे आसानी से खुलना अच्छा नहीं लगता था। हम्म। शायद ये भी एक रीजन रहा है कि लिखने के उसमें आ गई कि जी। भाई जब कोई सुन नहीं रहा है तो भाई किताबों को ही सुना दो, उसी को हम्म। पढ़ के अपने आप ले लो। जी बट कहते हैं ना कि सबसे बड़ा वक्ता भी आप हो, सबसे बड़े श्रोता भी आप हो। जी कहते हैं ना कि आजकल लोग सुनते नहीं है उतना गौर से जी जितना जी। आप लोगों से चाहते हो कि वो हमें सुने। सुने, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको वो चीजें बाहर नहीं मिलती ना, तब आप हम्म। अपने अंतर मन में वो चीजें ढूंढते हो। तो हम्म। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि इस जिस परिवेश में आप रह रहे हो, हम्म। लोग आपको शायद उस हद तक नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे ना, तो लोग आपको एक दिन पहचानेंगे भी और जानेंगे भी। जी। बस अपने पे भरोसा रखो। कभी कभी लगता था लाइफ में कि मैं ना अपनी बातें कह नहीं पाती थी। अगर मुझे किसी ने ये कहा कि, अब जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जहां मैं पढ़ाती थी, वहां पे आपके काम के को नोटिस किया जाता था, और फिर आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट करते थे। जी। तो भाई पढ़ाना तो सबको आता है, लेकिन इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो वो आपके फीड में जाता था। तो मैंने बहुत सारी क्रिएटिव चीजें करी। जी जी 3 साल शुरू में जी। कभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मैंने तो व्हाट आई यूज टू डू, मैं अपने में ही सोचती रहती थी, ओ लगता है मेरे से यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती होगी, चलो अगली बार नहीं होगी। मैंने कहा तीसरा चौथा साल आ गया, मैंने कहा हर बार मेरी ही गलती, ऐसा तो नहीं ऐसा हो हो नहीं सकता, सकता, ऐसा बिल्कुल। नहीं हो सकता कि इतनी गलतियां मैं करूं। जी चलो ठीक है, हम सुधार करते हैं। जी जी। तो मैंने फिर प्रश्न करना सीखा, अच्छा। अपनी बातें रखना सीखा। जी, मैंने कहा सामने वाला जवाब तो दे कम से कम। सही बात। चलो ठीक है, अगर वाकई मेरे को नहीं आता तो मुझे बताएगा कि आपके में ये कमियां हैं, जी इनको जी सुधारिए, तो आप जी आ जाएंगे, तो बात करके देखो। फिर मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने बोला
तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, पर नेक्स्ट ईयर से इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो रीजन क्या है कि आपको बोलना बहुत जरूरी है जी। तो मैंने यही सीखा। कहते हैं ना कई बार आप जब बोलते नहीं हो, इसीलिए कहते हैं ना अंतर्मुखी की जगह मुझे बहिर्मुखी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उद्गार मेरी जो कविता थी वो यही थी। अच्छा। कि इतना भी मत दबाओ कि आपको बाद में पछताना पड़े। जी। उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। आदमी नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बोलना नहीं आता। जी जी। वो रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोल रहा। जी। वो आपको मान सम्मान दे रहा है इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन आपने तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो मैं ऐसे ही मेरे साथ था, मैं नहीं बोलती थी तो मुझे कभी कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जिस दिन मैंने प्रश्न किया उस दिन सारी चीजें सामने आ गई। तो अपने आप को कई बार समझाना पड़ता है। बिल्कुल। लोग आपको नहीं समझेंगे तब तक जी। तो कहिए, बोलिए, चुप मत रहिए। अच्छा है, बुरा है, गलत है, जैसा भी है बोलिए। जी। आपके अपने परिवार में लोग बैठे हैं आपको सुधारने के लिए। आप अपनी मनोहर कहानियां में मत जिए, अपनी मनोहर कहानियां मत बनाइए। आप अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो आपने अपने आप ही फैसला सुना दिया। जी। कई बार सामने वाला आपको राह दिखा सकता है ना जी, लेकिन उसके लिए आपके मन में तो कोई घुस नहीं सकता। जी बिल्कुल। या तो फिर ऐसी बॉन्डिंग हो कि मतलब आपने आंख दिखाई और सामने वाला समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है। उस लेवल तक तो आज तक लोग पहुंच भी नहीं पाते। जी, जी। मतलब कहते हैं ना कि खुद का जो दर्द है उसकी दवाई आपको खुद प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि मुझे ये दर्द है। आपने वो कहावत भी जो सुनी है ना, यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू एंड यू वीप अलोन। जी जी जी। तो जब आप रोगे ना तो अकेले ही रोगे, लेकिन वो अकेले रोने को ना अपनी ताकत में बदलो। जी जी। क्योंकि कहते हैं ना कि हंसते तो दुनिया वाले आपके साथ ही हैं लेकिन रोते समय आपको अकेला छोड़ जाएंगे। जी। तो या तो अपनी बात कहो या तो मत कहो। और अगर आप चाहते हो कि लोग मुझे समझें तो आपको समझाना पड़ेगा। और समझाना भी उस लेवल तक जब वो इंटरेस्टेड हो आपको समझने के लिए। अननेसेसरी आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ये है कि जो चीजें आपको अंदर से तोड़ रही हैं, जो आपको अंदर से परेशान कर रही हैं और आपको लगता है कि अभी आप उस लेवल तक नहीं सोच सकते तो आप डेफिनेटली इस चीज को डिस्कस करो। बच्चे इसीलिए तो हेजिटेट होते थे क्योंकि कोई उनको समझता नहीं था। अब हमारे साथ ये था कि हमारा जो लेवल था हमको कभी छोटी क्लास में भेज देते थे, कभी बड़ी क्लास में। अब आप अभी दूसरी कक्षा के बच्चे को पढ़ा के आ रहे हो, फिर आप सीधे 8वीं कक्षा के बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो हमको कैसे वेरिएशंस लाना पड़ता था अपनी लाइफ में, बैलेंस करना पड़ता था कि वहां तो आप कविता गा के नाच के आ रहे हो और यहाँ पे फिर आप व्याकरण पढ़ा रहे हो। तो उस लेवल तक इतना जाना तो कितना बैलेंस करना पड़ता था। अच्छा मैम, जैसे बैलेंस की ही आपने बात करी है तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर आया इस तरीके से कि जो वुमेन की लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल लाइफ होती है ना। और उसमें क्या होता है कि आपको अपना करियर भी बनाना है, ठीक है, और आपको अपने फैमिली को भी जोड़ के रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में भी चैलेंजेस आई होंगी, उसको कैसे मेंटेन रखा मैम आपने? अभी की जो गर्ल्स हैं उनको आप क्या मतलब उन्हें बताना चाहेंगे, उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि दोनों बैलेंस रहे? वैसे बहुत अच्छा सवाल है। कई बार परिवेश ऐसा मिल जाता है कि पहले जॉब करने वाली लड़की हाउसवाइफ ही बन के रह जाती है और कुछ ऐसी होती हैं जो हाउसवाइफ भी रहती है और वर्किंग भी होती है। बिल्कुल। तो अब लेकिन क्या है ना, भगवान ने स्त्री को इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है ना कि वो सब कुछ कर सकती है। ऐसे ही नहीं, नारी शक्ति कहते हैं। बट मुश्किल क्या है ना, उसको समझ नहीं पाता कोई। बिल्कुल। आदमी हमेशा एक दिमाग से सोचता है, औरत दो दिमाग से सोचती है। इसलिए कहते हैं ना औरत के फैसले पे चलो। क्यों? औरत निर्णय देरी से जरूर लेती है लेकिन जो लेती है ना वो परफेक्ट लेती है और उस पर दोबारा कभी नहीं सोचती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। और उसका एक रीजन ये है कि अब जैसे क्या है, आपका सबसे बड़ी चीज तो आपकी जिंदगी में आपका स्टैंड मायने रखता है। अगर आप अपने लिए श्योर हो ना तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो। बिल्कुल। अगर आपको करना है। कई बार हम क्या होते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, अरे अब तो छोड़ दो, अब आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं और आप अपनी हर इच्छा पूरी कर रही हैं, अपने ड्रीम्स आप पूरे कर रहे हैं। तो ड्रीम्स तो दोनों के ही हैं। दोनों के हैं, बिल्कुल सबके हैं। लेकिन जहां आप वुमेन की बात कर रहे हो ना तो वुमेन को एक सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपके लाइफ पार्टनर का भी होता है। बिल्कुल। वो ही सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उनका होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी मैम।
तो आधी लड़ाई तो नारी शक्ति वहीं जीत जाती है, फिर बिल्कुल। उसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। तो एक बार मैं तो ये भी कहती हूँ कि एक बार विश्वास करके देखो, वो जी। हर वो चीज कर सकती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जी बस बिल्कुल। उसको भी एक मौके की जरूरत होती है। जी। आप देखो, वैसे कहे ना नौ दुर्गा हम नवरात्रे मनाते हैं, जी जी। तो वो 9 दुर्गा स्त्री में ऑलरेडी होती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वो तो है। वो परिवार भी संभालती हैं, जी। ठीक है ना, वो मतलब जॉब भी कर रही हैं। अच्छा, कोई सिचुएशन भी आती है ना तो कभी हड़बड़ाती नहीं है, नहीं। क्योंकि सोल्यूशन उनके पास ही होता है। बिल्कुल। घूम फिर के इंसान उसी के पास जाएगा कि तुम ही सोल्यूशन बता दो, और सोल्यूशन निकाल भी लेती हैं। जी जी। क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनके अंदर वो पावर होती है कि वो आप कहते हैं ना कि आपके लाइफ में अगर क्राइसिस भी आया ना तो आपको उससे निकाल देंगी। जी। तो ये कहना है कि आजकल की लड़कियां अपने लिए स्टैंड लें, बिल्कुल। और चीजों को हर तरीके से पॉजिटिव बनाएं। ये नहीं कि अगर हमें अपनी बात रखनी भी है तो हम बिल्कुल ही रिबेल होके रखें, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बात रखने के लिए भी आप में वो पावर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज वो अचीव कर सकती है। शिवांगी मैम, अभी के टाइम पे लोग पॉजिटिव कम रहते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है उनके जहन में। तो पॉजिटिव को डेवलप रखने का जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि मतलब वो पॉजिटिव ही रहे? मगर क्या है था ना, एक विल पावर। जी। अब आप पहले बात कर रहे थे, जैसा आपने कहा नेगेटिविटी, हाँ। सबसे पहले नेगेटिविटी पकड़ती है। नेगेटिविटी। अगर आपके दिमाग में आया ना कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो जी, एट जी। द बैक ऑफ द माइंड कहीं चल रहा होगा चोरी करो। करो, हाँ। क्योंकि सीधे पहले गलत ही आएंगी, तभी आप उसके लिए सही बिल्कुल सोचोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक हम कहते हैं ना कि सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास करो, जी। ये बहुत जरूरी है। जी जी। पॉजिटिव रहने के लिए आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी को फील करना जी जी। पड़ेगा। कई चीजें ऐसी आएंगी आपकी जिंदगी में, जी जी। उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जी। क्योंकि क्या होता है ना, आप कई चीजें, आपका माइंड ही उस चीज को फ्रेम आउट कर देता है। जी। कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जी। तो जब वो अलग तरीके से होती है तो हम उसमें बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। हम बिल्कुल होप खो देते हैं, नहीं नहीं। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, कहीं कोई बीमार पड़ गया, तो दिमाग में सबसे पहले आएगा कि अरे भाई चलो जल्दी से चलो, भागना है, कुछ हो ना जाए। बिल्कुल। उसका बहुत सॉल्यूशन मुश्किल बाद है, में। हाँ, हाँ। मुश्किल है अपने आप को। मगर सोचो इस तरीके से कि अगर आप भाग के वहां पहुंच भी गए जी। तो आप क्या करोगे? क्या डॉक्टर करें? आपको घुसने तो देगा नहीं, आप बिल्कुल। बाहर खड़े रहोगे, बिल्कुल। ठीक है। और उस भागम भाग में कहीं आपके साथ कुछ उल्टा हो बिल्कुल। गया हाँ। तो आपको बहुत पेशेंटली चीजें लेनी पड़ेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छाई है तो बुराई भी है, नकारात्मकता है तो सकारात्मकता है। जी जी। डिपेंड करता है किसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे जी हो। जी जी। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज थोड़े टाइम के लिए होती है। हाँ जी। बाद में अगर कुछ किताब में लिखा और गलत हो गया तो आप उसको इरेज कर दोगे, ठीक है ना। वही चीज ऐसी है, अगर नकारात्मकता आई है, सकारात्मकता ले आओ, अपने आप चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई अचानक आपके सामने बॉल फेंके जी तो आप जी। तुरंत से उसको पकड़ते हो ना, जी। तो वैसे थॉट को होल्ड करो, बिल्कुल जी जी। उसको बिल्कुल हावी मत होने दो। जी जी। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज आ रही है आपके दिमाग में तो फटाफट उसको सोल्यूशन कर दो, उसको डीप थिंकिंग में मत ले जाओ। जी। क्योंकि जब आप डीप थिंकिंग में उस थॉट को लेके चले जाओगे तो शायद नकारात्मकता उस पर हावी हो जाए। लेकिन आपने तुरंत का तुरंत उसको सोल्यूशन कर दिया तो वो कीड़ा आपके मन में पनप ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। आप जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे जी तो जी। हम फिर उसके डूज एंड डोंट्स में भी चले जाएंगे। जी जी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज आया और हमने कर दिया, हमने सोचा भी नहीं, तो हो सकता है उसका रिजल्ट ही बिल्कुल पॉजिटिव आ जाए। बिल्कुल। कहते हैं ना, कई बार कुछ कहते हैं हमने तो ऐसे दिया था, हो गया, बस हमने तो सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, सोचो, लेकिन उस हद तक सोचो कि वो आपकी अफेक्ट ना करे, आपकी चीजों को अफेक्ट ना करे। क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी चीज पे जाओगे फिर वो आर्ग्यूमेंट में बदलने लगता है या चीजें दूसरे जोन में जाने लगती हैं। तो कोई चीज आई है उसको तुरंत डील करो और उसको खत्म करो। तो वो चीजें हैं तब होंगी जब आप सही गलत का चुनाव कर पाओगे सही ढंग से। अपनी सोच को हावी मत होने दो, उसको ऐसे लो कि आई है तो चली भी जाएगी। जी जी।
क्योंकि नकारात्मक सबसे ज्यादा जल्दी घर करती है आपके दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैम एक होता है ना एज फैक्टर के अकॉर्डिंग, अब अगर हम 3 से 5 साल के 8 साल के बच्चे हैं तो उस टाइम पे पेंसिल दी जाती है, और जो हम 8 साल से अगर हम मतलब 8 क्लास से हम 10th 11th में पहुंच गए तो आपको ब्लू पेन पकड़ाया जाता है। तो उससे ही हमें ये चीजें सीखने को मिलती है कि भाई अब आपकी गलतियां मिटाई नहीं जा सकती है बिल्कुल, है ना। तो वो अब भी आप चीजें हैं। परिपक्व हो गए, तो बिल्कुल। जब आप धीरे धीरे चीजों को हैंडल करने लगोगे ना, जी जी उससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, जी। तो वो चीजें आप पे हावी नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है। अब बिल्कुल जैसे आपको पता है कि आप नहीं लिखोगे तो आप फेल हो गए ही फेल हो होगे, गए तो बिल्कुल। जब आपको ये पता ही है तो आप सोच क्यों रहे हो, आप करो ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब आप बिल्कुल। सोच में ही बैठे हो, और कई बिल्कुल। बार ऐसा होगा आप इतना सोच लोगे कि तो आपको लगेगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता। हाँ जी। तो मत सोचो, बस डू इट, एंड आई नो जब आप करने लगोगे ना तो चीजें अपने आप। अब आप चल रहे हो, सामने पेड़ आ गया, तो आप अपना कोर बदलोगे ना। बिल्कुल। आप पेड़ उखाड़ के हनुमान जी की तरह साइड में तो नहीं कर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल। तो जो चीज आपके हाथ में है, जो चीज आप बदल सकते हो उसको बदल लो, जो आपके हाथ में नहीं है वो नहीं है। अब नकारात्मकता सकारात्मकता कोई बाहर वाला नहीं बदल सकता, वो खुद ही आपकी कर अपनी सकते। उपज है, उसे आपको ही खत्म करना जी है। बिल्कुल। तो हर चीज पॉजिटिव लीजिए, ठीक है, चोट लग गई कोई बात नहीं, ठीक भी तो हो जाएगी, ठीक है, बीमार पड़े हैं तो अच्छा खान पान करेंगे, सही हो जाएंगे। अब आप उसको, मेरी मम्मी कहती थी बेटा अगर बीमार पड़े हो बुखार भी होगा ना, कहेंगे नहीं बुखार नहीं है, बिल्कुल नहीं है बुखार। तो अगर आप मन में ये सोच के चलोगे बुखार नहीं है, तो बुखार आधे घंटे में चला जाएगा। हाँ। वो भी कहेगा इसको तो फील ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगा, निकल लो यहाँ से। निकल लो यहाँ तो से। इस तरीके से तो अपने मन में जितने ज्यादा आप पॉजिटिव होगे, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी, और उतनी जल्दी ही आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी जाएंगी। अब मैम अभी तक का जो सफर रहा आपका, ठीक है, आपने इस सफर में लिखना भी सीखा, पढ़ाना भी सीखा, और मोटिवेशन खुद में रखने के साथ साथ देना भी सीखा। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए ऐसी कौन सी चीज है जो ग्राउंडेस्ट रखती है अभी आपको, मतलब ग्राउंड लेवल पे रखते, कहते हैं कि जमीन पे ही रहना चाहिए वैसे तो पैर, और ग्राउंडेस्ट ऐसी कौन सी चीजें जो आपको रखती है मैम? देखो, बैलेंस रखना अपने आप को बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। सबसे पहले तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। अच्छा। मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, वेरी नाइस। क्योंकि वही एक समय है, वही एक टाइम है जब मैं खुद से जुड़ती हूँ। जी। मुझे दुनिया को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खुद को जानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं अपने आप को जानूंगी ना, उतना ज्यादा मैं बदलाव कर सकती हूँ। जी। और जैसा कि मैंने अपनी किताब में भी कहा है, बी द बिगनर ऑफ योर लाइफ। तो फर्स्ट बी द चेंज इफ यू वांट टू सी द चेंज। तो अगर इस चीज को लेके चलूं, तो ग्राउंडेड रहने के लिए सबसे पहले तो मेंटल पीस चाहिए। मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आज का यूथ बिल्कुल नहीं करता, बहुत रेयर हैं जो करते हैं, बट इसकी एक अलग पावर है। दूसरा, आप जिस चीज को सोचते हो ना, उसको करो, उसके फल पे मत जाओ कि ये चीजें तुम्हें नुकसान करेंगी या ये चीज तुम्हें फायदा देंगी। तो जैसे मुझे लिखना पसंद है, मुझे कुछ नहीं भी आएगा ना, तब भी मैं कुछ ना कुछ उठा के लिखूंगी ही लिखूंगी, भले ही मैं कॉपी करती रहूं। अच्छा। क्योंकि आपके मोटर स्किल, आपका माइंड स्किल दोनों कनेक्टेड रहता है। अगर आप आज लिख रहे हो और 4 दिन आपने कुछ लिखा नहीं ना, तो वो पॉज आ जाता है, वो ब्रेकेज आ जाता है। तो आप जो भी करो ना, उसको नियमित रूप से करो, उस पर पॉज मत लेके आओ। और दूसरी चीज, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छा कहा मैम आपने, अपने आप को डिस्कवर करो। बिल्कुल। क्योंकि कई बार मतलब आपके सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं, बिल्कुल, और ईश्वर कहता है ना, जब आपको निखारना होता है ना, तो वो आपको चुनौतियां देता है, और वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को जानने का। आम सेल्फ डिस्कवरी। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको अपना एक उदाहरण दे रही हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार थी, मतलब प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था, वो बायोलॉजी की फाइल में पैरामीशियम यूग्लिना, मतलब कैसे बनाए चप्पल के आकार का वो पैरामीशियम, कभी बनाया नहीं जिंदगी में। और मेरी बहन अच्छी ड्राइंग करती थी, तो उससे बनवाती थी। अब वो अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे पैरामीशियम यूग्लिना और माइक्रोस्कोप बनाना था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया। मैं 1 साल तक वो माइक्रोस्कोप ही देखती रही कि मैंने कैसे बना लिया। मतलब कभी सोचा भी नहीं था, बहुत ही परफेक्ट बना था। मतलब कई बार ऐसा होता है, मैं तो कभी ड्राइंग करती ही नहीं थी ना, लेकिन वो मेरा एक अचीवमेंट था। तो कहते ना कि ऐसी चीजें जब आपकी लाइफ में आती हैं, तो आप खुद ही डिस्कवर करते हो, अच्छा मैं तो ये भी कर सकता था, अच्छा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर के पावर को जानो, क्योंकि आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है।
और कहते हैं ना कि आपके अंदर कोई ना कोई भगवान ने एक एक क्वालिटी हर इंसान में डाली है और वो उसी से उसको चलाता है। तो जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता वो भेड़ चाल में घुस जाता है, और जिसने कर ली वो अपना नाम बना लेता है। तो अपने आप को खोजो, अपने आप को जानो कि आप किस लिए हो, आप क्यों आए हो। और डेफिनेटली देखना, एक दिन आप जिस दिन आप आपको जान गए ना, आप खुद एक रोल मॉडल बनोगे। आप अपने इंस्पिरेशन खुद बन जाओ। नहीं बनना, मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि कोई ना कोई आपका इंस्पिरेशन होगा, किसी ने आपको इंस्पायर किया होगा, करते सब हैं हम सब, लेकिन मैंने स्वयं को अपना इंस्पिरेशन माना। मतलब खुद को खोजना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या है, सही बात, नहीं पता आपको, लेकिन इतना जरूर है कि जो आपको अर्श तक पहुंचा देगा फर्श से। तो वो चीजें, वो कहते हैं ना कि हर चीज आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जिस स्किल को आप पॉलिश कर देते हो ना, वही आपकी असली ताकत होती है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको अपना मंथन करना पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने ये चीजें अज्यूम की है मैम कि तीनों चीजें एक साथ है। आप एज अ शिक्षक, लाइफ कोच और राइटर, ठीक है। एक शिक्षक वही जो बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, एक अच्छा लेखक वही जो कुछ अच्छा लिखे, ठीक है। और एक लाइफ मोटिवेशन स्पीकर वही जो अच्छी उम्मीदों को मतलब बनाए रखे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट आपका मैम स्टेप था शिक्षक, तो उसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा जो चुनौतियों का जो सामना बच्चे करते हैं वो कौन सी थी? कौन कौन सी वो चुनौतियों का सामना करते हैं? अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में जो भी होता है वो सब पहले से प्लान्ड होता है जी। और शायद मेरा जो आगे की जर्नी है वो शायद इसी से जुड़ी हुई थी। ओके। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं 15 साल थी, 15 साल जुड़ी रही मैं शिक्षा से। ठीक है। तो सोचो कि इस 15 सालों में मैंने क्या क्या जाना होगा, छात्रों को देखा होगा, अलग अलग जगह पढ़ाया मैंने। और कहते हैं ना कि जब आप बच्चों के साथ डील करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है। बिल्कुल। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इवन एडल्ट्स भी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो जब बच्चों के साथ मैंने 15 वर्ष दिए तो मैंने बच्चों को बहुत करीब से जाना और देखा। तो सबसे पहले तो जो चुनौती मुझे लगी उनके साथ सेल्फ डाउट की। बच्चों में सेल्फ डाउट रहता है जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है, और ये बहुत बड़ी चीज है। इवन अगर हम सेल्फ डाउट में रहेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये तो इनकी इनिशियल स्टेज है, तो इसको यहीं खत्म करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर, और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि वो सेल्फ डाउट क्यों करता है। मे बी उसका कोई पास्ट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, उसके साथ कोई क्रिटिसिज्म फेस किया हो या नेग्लिजेंस हुई हो। तो इसको दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। बच्चा जो है अगर अपने डाउट क्लियर ही नहीं कर पा रहा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। और आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही क्वेश्चन मार्क लेके आते हैं, उनके तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी क्वेरीज होती है। तो इसको दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। दूसरा था फियर ऑफ फेलियर। बच्चे डरते हैं जी, और एक बार अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो शायद वो इनिशिएटिव भी नहीं ले पाएंगे कि कहीं मैं एक मौकरी का पात्र ना बन जाऊं। उनके अंदर वो घबराहट, वो डर सा बैठ जाएगा। तो उनके भीतर से ये डर निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप निर्भय होते हैं ना तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर भय सबसे बड़ा आपका शत्रु है तो ये चीजें उनमें डालना जरूरी था। क्योंकि बीइंग अ टीचर, अगर बच्चा आपसे डर रहा है, वो आपसे खुल के अपनी चीजें नहीं बता पा रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। तो वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग बनाने के लिए वो अंदर से निकालना बहुत जरूरी था। तीसरा जो मैं समझती हूँ, कंपैरिजन। बच्चे का कंपैरिजन सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में सबसे पहले शुरू हो जाता है। तो बच्चा भी अपने आप को बहुत लो फील करता है, अंडर एस्टिमेट करने लगता है। क्योंकि कंपैरिजन तो वर्ड ही मैं कहती हूँ डिक्शनरी से हटा दो, बिकॉज कंपैरिजन किसी का हो ही नहीं सकता। एवरीबडी इज इंडिविजुअल, उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, अपनी खूबियां हैं। जो शायद वो कर सकता है आप नहीं कर सकते, जो वो कर सकता है हम नहीं कर सकते। तो ये अंतर तो है ही। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चा तो फैमिली में भी देख रहा है, स्कूल में भी देख रहा है, फिर लो एस्टीम हो जाता है। तो वो कंपैरिजन हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि हर बच्चा अपने में एक यूनिक क्वालिटी लेके आता है, तो उसको एनहेंस करना मेरे लिए बहुत जरूरी था।
और दूसरा था लैक ऑफ गाइडेंस। ये बच्चे के पास मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे के पास क्षमता तो बहुत है लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। बच्चा फिर इधर उधर गूगल से छांट रहा है, गूगल ज्ञान भी बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ टीचर, हम अपने में बहुत अनुभवी होते हैं जी। और शायद हमारे अनुभव बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। अब कहने के तरीके होते हैं, आपका अनुभव या तो आप थोप दो जी। या फिर आप उनको समझा दो, जैसे हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे। तो वो सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता था कि बच्चों को रादर देन सेइंग नहीं ये बिल्कुल नहीं करना है, टेल देम कि बेटा ये करोगे तो ऐसा होगा और ये करोगे तो ऐसा होगा, चॉइस इज योर्स। जी। तो कोई भी अगर आप किसी कह दो आगे जाओगे गड्ढा है गिर जाओगे, तो कौन जाएगा गिरने के लिए? तो गलत चीजें तो कोई नहीं करेगा। तो उनको कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, करने दो उनको। हाँ। लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस भी दो, ऐसे मत छोड़ो कि उनको अपॉर्चुनिटीज बता दो, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से उनको चीजें बता दो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और आपके अनुभव उसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो ये 4 चीजें मुझे बहुत लगी, क्योंकि मैम अभी के टाइम पे जो बच्चे ही, अगर मैं कहूँ अभी की यूथ में ज्यादातर अगर मैं बात करूँ, तो वो अपने आप को फेल्ड मतलब बर्दाश्त नहीं करते। उसमें आप क्या कहेंगे कि उनको कैसे मोटिवेट करके रखें? यस, ये बहुत बड़ी आपने बात कही, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है उनमें जो है पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। हम धैर्य से उस चीज को लेते थे। ये आजकल जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कि किसी ने प्रोवोक कर दिया, कंपेयर कर दिया तो सुसाइड कर लिया और क्विक एक्शन ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो तुरंत ही अपने आप को जज करने लगते हैं। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो फेलियर इज नॉट द रिजल्ट, वो आपके लिए फीडबैक है। जी जी। एंड टेक दिस फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। अगर मैं बात करूं कि अगर हम फेल हो गए, अब किसी के बच्चे के 100 में से 90 नंबर आए हैं, हाँ। किसी के 100 में से 10 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब वो बुद्धू बच्चा नहीं है, उसको उतने में से सिर्फ 10 चीजें पता थी इसलिए वो 10 नंबर लाया है। तो अब उसको काम करना है 90 के लिए, उसको 90 वाली नॉलेज एक्वायर करनी है। और इंसल्ट भी नहीं आज के टाइम पे बच्चा बर्दाश्त कर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो अपने से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं जी। आप देखिए आजकल जो ट्रेंड चलता है हर कोई फॉलो करने लगता है, भले ही उसकी क्वालिटी हो या ना हो, बिल्कुल, वो उसको लगता है ये चीजें चल रही हैं तो हम भी करेंगे तो चल जाएंगी। अब किसी की मिठाई की दुकान चलती, किसी की नहीं चलती, बिल्कुल। अब हर कोई खोल के बैठ जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। तो ये यूथ को अपनी पावर को समझना पड़ेगा, उनको खुद से जुड़ना पड़ेगा। राय सबकी लीजिए, हाँ, लेकिन सुनिए अपनी, और डोंट गेट अफेक्टेड बाय अदर्स, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका डिसीजन होगा और आपकी पावर होगी। अपने अपने चुनाव अपने किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आपको अपना पोटेंशियल पता है कि आप क्या कर सकते हैं। और मैं तो एक तरीके से कहूंगी कि आज के यूथ को मैं सलाम भी करूंगी, क्योंकि आज जो हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है ये इनकी ही देन है, क्योंकि हमारे समय में या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो इंजीनियर बन जाओ, या आर्किटेक्चर बन जाओ, कुछ ऐसी चीजें होती थी, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं था। आज तो हर बच्चा फील्ड खोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। तो इनको मुझे लगता है कि सही गाइडेंस दीजिए, इनको प्रोटेक्ट करिए, जैसे हम अपने हेरिटेज प्रोटेक्ट करते हैं ना, ये भी वैसे ही है। इनको समझिए, ये इनका समय है, इनको इनके तरीके से समझिए, अपनी चीजें भी शेयर करिए ताकि वो अंतर कर पाए। जो डेली रूटीन्स हैं और जो आपकी हैबिट्स हैं, ऐसे कौन से उसमें पॉजिटिव चीजें हैं जो अभी की जनरेशन उसको फॉलो करे, अभी का जो यूथ है उसको फॉलो करे? आपकी ऐसी कुछ गुड थिंकिंग? सबका अपना अपना होता हाँ, है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी इंसान की कुछ चीजें अच्छी लग जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि शायद वो चीजें उसको वहां तक पहुंचा ले जाती, तो हमें लगता है मैं अगर सीख लूं तो शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ जाए। तो अच्छी आदतें भी होती, बुरी आदतें भी होती हैं। तो अगर मैं बात कहूँ तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान पे मैं इसलिए ज्यादा वो करती हूँ क्योंकि ये आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है जी। तो ध्यान करना मेरे रूटीन में है, मेडिटेट में जरूर करती हूँ जी। और इसके साथ अगर मैं कहूँ तो जो काम मुझे पसंद है वो मैं रोज करूंगी, उसके लिए मैं कोई आलस से नहीं करूंगी। मुझे लिखना पसंद है तो मैं चाहे जैसे भी होगा जी जी 1 घंटा तो निकालूंगी कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो अपने उद्देश्य पे फोकस होना बहुत जरूरी है। मुझे दुनिया इधर की उधर हो जाए नहीं, मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है।
भले ही मैं टाइम शॉर्ट कर दूंगी लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर जहां मैंने उस पे थोड़ी सी ढील दे दी तो वो काम फिर हाथ से छूट जाएगा। तो उसको मतलब कहने का मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में होगा ऐसा, चीजें आएंगी भी कि चलो आज नहीं तो कल नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। और अगर मान लो इन केस कुछ ऐसा हो गया तो मैं अगले दिन उसका दुगना कर लूंगी ताकि मैं उसको कॉम्पनसेट कर सकूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती। और इसके साथ मैं कहूंगी कि हाँ, कि आप जो भी कर रहे हो उस पे पहले रिसर्च करो, उसके बाद उसको करो। ये नहीं कि वो कर रहा है तो हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे तो हम भी यही कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान की सोच और पोटेंशियल, अगर आज एक ब्लॉगर कुछ कर रहा है तो उसका अपना सिनेरियो है, अपनी परिस्थितियां हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। अब आप देखो, हास्य कवि हम सुनते, स्टैंड अप कॉमेडियन सुनते, बहुत हंसी भी आती है, लेकिन क्या उसके स्ट्रगल्स नहीं है? बिल्कुल है, उसके भी तो बहुत ही स्ट्रगल्स है, लेकिन उस स्ट्रगल्स के बाद वो आपको हंसा रहा है तो उसकी पावर देखो। बिल्कुल, हमारे में स्ट्रगल आए तो हम तो खुद ही हंसना छोड़ देते हैं, हम दूसरों को क्या हंसाएंगे। तो बहुत बड़ी पावर चाहिए। तो इसीलिए यह है कि जो भी आप कर रहे हो, जिसको भी आप करना चाह रहे हो, अगर आपने चुनाव कर लिया तो फिर उसमें पूरी दिल लगा दो उसको करने में, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां आपने होल हार्टेडली उसको करना शुरू कर दिया तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा। बट ये है कि, और अगर चयन कर लिया है तो फिर उस पर डाउट मत रखना, क्योंकि डाउट जो होगा वो आपके कहते हैं ना उसको कमजोर कर देगा। जो आपने चुनाव किया है या जो विश्वास उस पर दिखाया है वो कमजोर कर देगा। तो मतलब कांवड़ उठाई है तो फिर चली दो बिल्कुल। अच्छा मैम, कभी तो ऐसा समय आया होगा जब डीमोटिवेशन आपके टाइम पे भी वो चीजें आई होंगी, तो उसमें आप कैसे आप खुद को संभालते हो मैम? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें संभल गया जो वही आगे बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप संभले तभी आप यहाँ तक आए हैं। कहते हैं ना कि हर मुस्कुराती आंखों के पीछे सलाब होते हैं। और संघर्ष सबकी जिंदगी में होता है। बिल्कुल, अगर मैं कह दूं कि मैं सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई हूँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष है मेरी जिंदगी में भी। डीमोटिवेट कहा जाए कि मतलब ऐसे ऐसे लेवल तक आई हूँ कि मतलब बहुत लो फील किया है, मतलब जैसे कि हार गई कि अब नहीं है। लेकिन फिर ये लगा कि शायद हम अपने आप को अपनी सोच से ही बना लेते हैं। हम एक्शन नहीं करते, हम खुद से सवाल करते और खुद ही जवाब दे देते हैं। हम कभी उस चीज को, मतलब अगर ठीक है वो चीज हमें अफेक्ट कर रही इस तरीके से तो अच्छे तरीके से भी अफेक्ट कर सकती है। और अगर कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव जिंदगी में नहीं आए तो फिर वो जिंदगी ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो गिर के उठ रहा है वही चढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन डीमोटिवेट भी हुई, मतलब इस हद तक कि मतलब मैं बता नहीं सकती। लेकिन शायद इसी डीमोटिवेशन को मैंने अपनी मोटिवेशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि कहते ना जो अपनी कमजोरी है ना उसी को अपनी ताकत बना लो। हाँ वो तो है। अब स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं वो मतलब मैराथन तक दौड़ ले रहे हैं। हाँ, सही बात। तो आपका विल पावर देखो, चाहते तो कहते मेरी तो ये हालत है मैं कैसे दौड़ूं जी, तो वो एग्जाम्पल बन रहे हैं आजकल। फिर तो मुझे भी यही लगा कि हम तो भैया एकदम सबल हैं, सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं, तो हम रोना किस लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये परिस्थिति आई तो ये भी चली जाएगी, भगवान भी कहेगा कि ये तो हार मानने वाला नहीं है, तो इसको अब इससे निकालना जरूरी है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, और ठीक है लाइन ऊपर नीचे है, ये समय भी है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन हाँ अपने आप को हतोत्साहित मन होने दीजिए। डीमोटिवेट लिखिए कागज में और डी को काटते रहिए, फिर डीमोटिवेट लिखिए, डी काटते रहिए। एक लेवल आएगा कि आप डी लिखना ही छोड़ देंगे, आप मोटिवेशन 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 लिखेंगे। तो दैट इज वेरी बहुत अच्छा कहा मैम, बहुत अच्छा कहा है आपने। शिवांगी मैम, आज की जो यूथ है वो डिजिटल यूथ है। लोग इंस्टाग्राम देखते हैं या फिर ट्विटर, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म जो हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है, और साहित्य एक अलग युग था, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं मैम? अब हमारे समय में तो इतना डिजिटल कुछ था नहीं। जी। हम तो पुस्तकें पढ़ते थे और उसी से ज्ञान लेते थे। मगर आज का जो डिजिटल यूथ है वो ब्लेस्ड है। अच्छा। अगर मैं कहूँ कि अगर
इतनी बड़ी किताबें आप जाइए लाइब्रेरी में ढूंढते फिरिए जी पहले तो इतना कुछ था नहीं। जी अगर आपको किसी की पढ़नी है तो आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाइए, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाइए, वहां घंटों ढूंढिए, फिर चयन कीजिए। यहाँ तो आपने सीधे टाइप किया, सीधे आपके सामने सब कुछ खुल गया। जी तो आजकल साहित्य आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया है। अच्छा अब क्या है ना कि जैसे अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो, किसी अच्छे लेखक को पढ़ रहे हो, तो आप उसको रिकमेंड करो तो वो तुरंत ही अपने उसमें सर्च कर लेगा। जी जी ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि और ये क्या है कि लोगों के लिए आसानी से ये साहित्य पहुंच रहा है। हाँ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो मेरे लिए कहेंगे कि ये बेस्ट टाइम है और इस समय साहित्य को अगर आप पकड़ के चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्लरिश कर पाएगा आज के यूथ में। क्योंकि अभी आप जो माहौल भी देख रहे हैं, लोग अपने धर्म से, अपने साहित्य की तरफ ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि छोटी छोटी सी चीजें भी लोग अब हिंदी में डाल देते हैं। तो ये चीजें मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा है। डिजिटल युग भी है, इसके ड्रॉबैक्स भी है, मगर अगर हम सिर्फ पॉजिटिव देखें तो ये हमारे साहित्य को प्रमोट करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं मैम, अभी के यूथ के लिए डिजिटल युग जो चल रहा है अब कहते हैं ना दो पहलू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी मानती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अब इसमें ये है कि हर तरीके का साहित्य आ रहा है। हाँ, कुछ नॉलेज से जुड़ा हुआ, कुछ ऐसा जिसका कोई वर्चस्व या अस्तित्व ही नहीं है, और लोग ज्यादा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो आप देखो कि आप किस चीज का चयन कर रहे हो। और आजकल ऐसा है ना कि हर मोबाइल सबके पास है, हर बच्चे के पास है। वो एक कमरे में बैठ के कौन सा साहित्य पढ़ रहा है आपको नहीं पता। बिल्कुल। फिर वो अपना साहित्य बना रहा है तो वो बिल्कुल अलग है। तो आप उसको 24 घंटे देखने के लिए अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आजकल वर्किंग एनवायरनमेंट है। हाँ। अब हमारे टाइम में तो बुक लेके आ रहे तो हमारे माँ बाप भी देख रहे कौन सी बुक पढ़ रहा है ये। हाँ, हमने बिल्लू पिंकी वगैरह सब पढ़ी है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, हास्य है, कुछ भी है, शिवानी वगैरह सब पढ़ते हैं। तो वो भी इतना अच्छा वर्णन करती थी प्रकृति का। तो ऐसे लोगों के आप पढ़ो। तो क्या है कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब जो पढ़ने वाले हैं, जो वाकई साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे जिनको लगता है भाई यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट भी जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं, तो वो डिजिटल में वही खोलते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए आरामदेह हो गया वो चीजें। तो मैं कहूंगी कि हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना भी जरूरी है। अगर आप वाकई ये चीजें बच्चों को देना चाहते हैं, अपने साहित्य से जोड़ना चाहते हैं, तो प्रॉपर उनपे आई रखना भी जरूरी है और उनको ड्रॉबैक भी बताना जरूरी है कि देखो बेटा ये इस तरीके का साहित्य है और यही आपके लिए आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लोग जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करने लगते हैं, उससे ये नहीं सोचते कि वो क्या कर सकते, क्योंकि अपनी स्पेशलिटी वो पहचान ही नहीं पाते, वो उसके का अनुसरण करने लगते हैं, जो कि जरूरी भी ना, कुछ टाइम चल के वो ठप हो जाता है। जी जी मैम, एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आई। बिल्कुल। बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन या फिर मोटिवेशन? ठीक है, तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है मैम? किस चीज की है जरूरत अभी के टाइम पे, या गाइडेंस की? इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा क्या जरूरत है अभी के टाइम पे? बचपन में हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था। हाँ, संतुलित आहार। संतुलित आहार, बिल्कुल। तो ये तीनों ही जरूरी है, किसी एक से काम नहीं होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मैं कह दूं गाइडेंस, आप गाइडेंस दे भी तो बच्चा डिसिप्लिन ही नहीं है तो आपका गाइडेंस क्या काम करेगा। अच्छा, मोटिवेशन की जब बात करें तो गाइडेंस भी है। हाँ। और आपका वो क्या कहते हैं, मोटिवेशन नहीं दे रहे हो आप उसको, गाइडेंस दे रहे हो। हाँ। तो गाइडेंस दे दिया, वो बच्चा मोटिवेट ही नहीं है, आपका गाइडेंस क्या काम कर लेगा? क्या काम कर लेगा, बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि हर चीज को संतुलन मात्रा में अपने अंदर लेना चाहिए। तो आप मोटिवेट अगर कर रहे हो तो इतना ज्यादा भी मोटिवेट मत करो कि बच्चा सही गलत ना सोचे, बस हमें तो सुना दिया अब हम करके ही दिखा देंगे। वो क्या करेंगे, कौन सा राह चुनेंगे, ये भी नहीं समझेंगे। जी। अच्छा, तो मेरे अनुसार ये है कि हर चीज का बैलेंस जब संतुलित, अब जैसे प्रकृति का आप एग्जाम्पल लीजिए, जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तो फिर क्या होता है? बिल्कुल। तो वही हाँ, तो बस वही है जी कि लाइफ में भी हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। मतलब खाना स्वादिष्ट तभी बनता है जब उसमें हर चीज संतुलित मात्रा में डली हुई। ज्यादा नमक हो जाए तो फिर अच्छी चीज भी बेस्वाद लगती है, मसाले ज्यादा हो जाए तो टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो यहाँ बच्चों को आप अगर डिसिप्लिन करो, पहले तो डिसिप्लिन नहीं है आज का ही। जी। उनको डिसिप्लिन इन द सेंस की नहीं कि कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़ो, डिसिप्लिन इन एवरी एस्पेक्ट। जी।
अपने काम के प्रति डिसिप्लिन, अपनी सोच के प्रति डिसिप्लिन, वो क्या कर रहे हैं हर चीज में डिसिप्लिन। उसके बाद उनको मोटिवेट करो और फिर जब वो मोटिवेट हो तो उनको गाइड करो कि अब इसको इस तरीके से करो। मतलब ये तीनों जो शब्द है वो एक दूसरे के स्वरूप है। कहते हैं ना कि सब कुछ कनेक्टेड होता है, हम उसको सेपरेट देखते हैं। जी। अब आप कह दो कि अब जैसे अब आप लाइफ से कोई भी एक चीज अगर निकाल दोगे या आपके शरीर का एक अंग भी निकल गया तो आपको कितना अनकंफर्टेबल होगा। अनकंफर्टेबल, बिल्कुल वही चीज है। अब वो कह दो कि डिसिप्लिन तो है, भैया मैं मोटिवेट तो हो गया हूँ बस, अब मोटिवेट हो गया। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर है जी, ये खड़े होके बोलते हैं जी। उस समय तो आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि आप कुर्सी टेबल सब उठा के किनारे कर दोगे, वो पावर आ जाती है। बिल्कुल। अगले दिन आप सुस्त पड़े हुए हो क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं। या तो तुम डेली जा जाके उनको सुनो, लेकिन जा जाके सुन तो रहे हो लेकिन उसको कार्यान्वित कहाँ कर रहे हो जी। तो वो तब होगा जब आप डिसिप्लिन्ड होगे कि मैंने ये चीज सुनी है तो मुझे ये डेली सुनी है तो मुझे अब ये करनी भी है। बिल्कुल। तो हर चीज बैलेंस्ड में चलती है। तो मेरे लिए तीनों इम्पोर्टेंट है आज के यूथ के लिए जी। शिवांगी मैम, सक्सेस या हैप्पीनेस आपके लिए दोनों में से सबसे ज्यादा मायने कौन सा है? ऐसे सवाल अगर किसी कॉमन से भी कहोगे तो वो कहेगा भैया हैप्पीनेस, खुशियाँ, क्योंकि लोग बहुत ही मतलब वैसा इंटेलेक्चुअल आंसर देना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे लिए हकीकत में हैप्पीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि आप अगर खुश है ना तभी सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल। आप सक्सेस का इंतजार मत कीजिए कि जब सक्सेस आ गया मैं तभी खुश होऊंगा जी जी, क्योंकि सक्सेस हमेशा टिकी रहे जरूरी नहीं, लेकिन खुश तो आप हमेशा रह सकते हो। क्योंकि अगर आपने अपने मन में सोच रखा है ना जी, जैसी भी परिस्थिति है मुझे खुश ही रहना है जी, जी, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में जी। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ का जो भी है वो आप यहीं छोड़ के जाओगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने तनाव में रहे कि क्या फायदा, खुश रहो। खुश रहना सबसे मूल मंत्र है मेरी जिंदगी का। आप मेरी कोई भी फोटो देखोगे उसमें स्माइलिंग करती रहती हूँ, लेकिन उसका क्योंकि ये मेरा लोग कहते भी है तो मैं कहती हूँ मेरी आइडेंटिटी है। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को दिखाना है, क्योंकि मुझे खुद को फील करवाना है बिल्कुल कि मैं खुश हूँ। क्योंकि कहते हैं ना जीना है तो सांस खुद को लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपके लिए सांस नहीं लेता जी। तो जब मुझे खुश रहना है तो मैं खुद ही रहूंगी ना जी, मैं दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे खुश करेगा, नेवर जी। तो ये आपके अंदर से खुद ही आएगा जी जी। तो लास्ट तक मैं कहूँ तो हाँ खुश रहना है तो अभी से शुरू हो जाओ, खुश रहो क्योंकि चीजें अपने हिसाब से आएंगी आएंगी और शायद स्माइल करते हुए करोगे तो ज्यादा आसान होंगी। मेरी मम्मी भी यही कहती थी बेटा रोटी तो पकानी पड़ेगी, बिल्कुल खुश होके पकाओगी तो जल्दी बन जाएंगी और रो के पकाओगे तो क्या पता जलेबी मिल जाए किसी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो जो चीजें आपको डेली करनी है उसको खुश होके करो, फटाफट हो जाएंगी। नहीं तो फिर वो आपको बोझ लगने लगेंगी। तो मेरे लिए तो यही मूल मंत्र है। और मेरे लिए मतलब आपका जो मूल मंत्र है वो है हैप्पीनेस। मतलब आप खुश रहोगे तो सक्सेस झक मार के आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम बैठे रहते हैं ना कि आज मेरा रिजल्ट आ जाए फिर ये मिठाई बांटेंगे। पहले एडवांस में मिठाई खा लो ना, खुद पे भरोसा रखो। बिल्कुल ठीक है। हम और ये भी सोच के कर लो कि भैया पता चला रिजल्ट बेकार आ गया तो कम से कम मिठाई तो खा लेंगे, इसी नाते सोच के खुश हो जाओ कि एक दिन हमने एंजॉय कर लिया। जी जी जी। तो चीजें बहुत अलग तरीके से होती हैं। तो नेवर वेट फॉर द हैप्पीनेस। आप हर दिन मुस्कुराइए। मैं आप देखिएगा मैं हमेशा कोट करती हूँ स्माइल मॉर्निंग स्माइल आफ्टरनून। उसका रीजन है कहते हैं ना गुड मॉर्निंग। अरे जब आप स्माइल करोगे तो वो अपने आप ही गुड रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हो। सबसे बड़ी चीज लोग इसी को तो नहीं पा रहे हैं, इसके लिए तो जा रहे हैं लाफ्टर चैलेंज देखने और ये सब की हम थोड़ा मुस्कुरा लें हंस लें। बट नेवर वेट फॉर दैट, क्योंकि जिंदगी आपको ये मौका रोज देती है, बस आप ही उसको दुखड़ों में परिवर्तित कर देते हो। टेक इट इजी। तो सक्सेस फॉर मी इज हैप्पीनेस जी। इसलिए कहते हैं हंसते रहिए और हंसाते रहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ऐसा कोई मैसेज जो अभी हमारी जो जनरेशन है उनको देना चाहेंगे? ऐसा कोई मोटिवेशनल मैसेज जो आप हमारी जो जनरेशन है उनको आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं उनसे यही कहूंगी कि यूथ में हमारे बहुत पावर है। हाँ जी। और उनको अपनी पावर को जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके चल देते हैं जी जी। और ये भी नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं।
क्योंकि जिस दिन उनको अपनी पावर पता चल गई वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज जो आजकल हो रही है उसमें यूथ पावर है, बिल्कुल। तो इनको अगर मेरा मानना है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए तो सोचो वो कितने प्रेशियस हैं। तो ये मान के चलिए कि आप हमारे राष्ट्र के लिए बहुत कीमती हैं, तो अपने आप की वैल्यू करना सीखिए, अपने आप को बैलेंस करिए, और जो आप कर रहे हैं आप इसलिए मत करिए कि आपको ये करना है, आपका मन उसको करने के लिए इच्छुक है भी कि नहीं है, आपका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है ये पहले जानिए। किसी ने कह दिया तो आपको करना है, नहीं, हो सकता है कि आपका चयन गलत हो जाए और आप उस दिशा में चले जाएं जो आपके लिए बनी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति मत लाइए कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। तो ऐसी चीजों में, क्योंकि अगर आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को जानेंगे, तो हो सकता है कि चीजें बिल्कुल ही बदल जाएं, और जो परिस्थितियां हम अपने सपनों में देखते हैं ऐसी होंगी वो आप हकीकत में बना दें। इतना पावर है। तो प्लीज अपने पावर को जानिए, अपने आप को एनालिसिस करिए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए और उनसे दूर रहिए जो आपको गलत इन्फ्लुएंस दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज दिया मैम अभी के युवाओं के लिए हमारे। और देश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, हमारे अभी डेवलप जो हो रहे हैं या कुछ ऐसे नेगेटिविटी जा रहे हैं उसके बारे में? अगर मैं अपने देश के लिए कहूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मी हूँ, एक ऐसे देश में वो लाइन है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, तो बिल्कुल। और जो आजकल का समय चल रहा है ना, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु जरूर बनेगा। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में इतना कुछ बदला है। और चीजें अगर मैं इस तरीके से देखूं तो वो हर एक तबके को छूते हैं। अगर आप बात करें कि सिर्फ युवाओं को कर रहे हैं तो नहीं, वो बच्चों को भी करते हैं, वो बड़ों को भी करते हैं, और सबको बांध के चलने वाले हैं। तो सोचिए, जिस परिवार का मुखिया, हिंदुस्तान पूरा परिवार है, और जिस परिवार का मुखिया इतना विद्वान है, इतना सुलझा हुआ है, और हर चीज का उनको ज्ञान है, तो सोचिए वो परिवार किस दिशा में जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी कि जिस दिशा में हमारा देश चल रहा है वो उसको उन्नति करने से कोई नहीं रोकता। और जिस तरीके से जो परिवर्तन आया है, अब देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज से हूँ। अब मैं वहां जाती हूँ तो मैं तो अपनी गलियां ही भूल गई कि मैं कहाँ से आती थी, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो गया, इतने चेंजेस हो गए। जिस तरीके से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर लेके चल रही हैं। बस उसमें थोड़ी थोड़ी जो नकारात्मकता आ रही है उनको खत्म करना जरूरी है, और ये काम यूथ के कंधों पे है। यूथ को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर इस चीज को समझ रहा है तो वो ये चीजें जानता भी है कि कौन सी चीजें, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि कोई इंसान ये नहीं परख कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये चीजें होती हैं। अगर आप कोई चीज कर भी रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, फिर भी हम उस चीज को चयन करते हैं। तो बदलाव अभी आपके हाथ में ही है, तो उसको पहचानिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किस देश में पैदा हुए हैं। और ये देश उन ऋषि मुनियों का देश है, उन विद्वानों का देश है। मतलब आप स्वयं सोचिए कि भगवान के सारे अवतार यही क्यों हुए। तो ये कितनी पुण्य भूमि है। तो इसकी सुरक्षा, इसका विकास, और कहेंगे इसकी पहचान सब आप ही से है, तो आपको ही इसे संभालना है। तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ जुड़िए, उनकी सोच को पकड़िए और सही का साथ दीजिए। आपसे मिलके मैम अब यही चीजें अच्छी लगी कि पढ़ेंगे और लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है, पर कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, वो भी इस चीज को समझता है। सही बात है। हाँ। पढ़ाई लिखाई तो आपको एक सही दिशा दिखाती है, वो आपको समझा देती है, आपका विवेक डेवलप कर देती है कि आप अपने लिए अच्छाई को चुन सके। क्योंकि हर इंसान, कहते हैं ना, जीविका के लिए तो अनपढ़ भी कमा लेता है। हाँ। तो पढ़े लिखे से क्या फर्क हो गया? पढ़े लिखे से अब यही बात है ना कि पढ़े लिखे का अपना एक चीज है कि वो
अपने देश को किस प्रगति पर ले जा रहा है, जी वो अपने परिवार को किस दिशा में। जी और इस मामले में तो मैं कहूंगी कि स्त्रियां अगर पढ़ी है ना तो पूरा समाज पढ़ेगा और पूरा देश बढ़ेगा। क्या बात कही है मैम, बहुत अच्छी लाइन कही है मैम, बहुत अच्छी लाइन तो जो बीच में आता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, जी 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 वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। बेहतरीन। उसका रीजन क्या है कि कहते हैं ना, अगर एक सुशिक्षित महिला होगी परिवार में तो वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होगा। जी तो अब ये भी कहा जाता है कि कई कई स्त्रियों में संस्कार ऐसे होते हैं कि अगर वो जी पढ़ी लिखी भी नहीं है ना जी तभी उनका परिवार पनपता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो संस्कार बचपन से होते हैं। जी बिल्कुल पहले भी लोग घर संभालते थे, सही पहले बात भी है। चीजें चलती थी, जी पहले में इतनी शांति क्यों थी, आज अशांति क्यों है? जी क्यों? तो मैं ये भी कहूंगी कि औरतों को भी अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी। क्योंकि उनपे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी एक स्त्री एक परिवार संभाल रही है तो सोचिए हर परिवार अगर संभला जी है तो पूरा देश कैसे संभल जाएगा। बिल्कुल। बहुत आसानी से संभल सकता है। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात कही है मैम आपने। आप अपने बुक्स के बारे में जो आपने लिखी है, जो 2003 से आप लिखते आ रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे मैम? अ, ऐसे जो आपकी मैंने जो बुक्स हैं जीवन संजीवनी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जीवन संजीवनी और जी बी द बिगनर ऑफ योर लाइफ, ये जी दोनों किताबें जी मेरे अपने अनुभवों पे हैं। जी क्योंकि मैं पहले कहते हैं ना कि कोई भी चीज आप जी मार्केट में जी लाते हो तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हो, बिल्कुल ठीक है, तो तभी आप उसकी ऑथेंटिसिटी दे सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो मेरे लिए ये दोनों किताबें अब तक की मेरी जीवन यात्रा का निचोड़ है। जी कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ सीधा नहीं चलता, हाँ जी लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती बहुत है। कुछ सिखाते हैं। तो पहले ये लगता था कि कोई मुझे सुने, मुझे इसका मतलब रास्ता दिखाए कि मुझे क्या करना है, जी कैसे जी करना है। मगर कहते हैं ना कि सबसे बड़ी टीचर तो आपकी लाइफ होती है। जी मेरा मेरा जो लाइफ है उसने मुझे सिखा दिया कि उम्र बढ़ने से अनुभव नहीं होता। जी जी आजकल के समय में तो इतने ऐसे ऐसे अनुभव इतनी कम उम्र में हो जाते हैं कि किसी बड़े को क्या हुए होंगे ऐसे सही बात है अनुभव। बिल्कुल। तो अनुभव कभी भी किसी को किसी भी उम्र में मिल सकता है। जी और इन्हीं अनुभवों ने मुझे ये बताया कि लाइफ में आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, जी क्योंकि ये चीजें अगर आपको तोड़ रही है ना तो जी कहीं ना कहीं कुछ बिखर भी रहा है आपकी जिंदगी में, जी जी तो कहीं ना कहीं कुछ बन भी रहा है बन भी आपके। रहा है बिल्कुल मैम सही। तो उसको आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लीजिए। मैंने ये देखा कि कहीं कला कलेश होता है जी जी तो जी एक शांति से अगर सुनता है ना तो कुछ देर बाद दूसरा आदमी खुद ही बंद हो जाता है, जी क्योंकि जब कोई सामने वाला रिएक्शन ही नहीं दे रहा है तो अगला बंदा तो चुप ही हो जाएगा। जी तो वो चीजें वहीं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो अब आप सोचो कि वो कलेशी माहौल से निकल के जब आप शांत माहौल में आओगे तो आपको कैसा लगेगा। सिर्फ आपने क्या किया, आप बस मौन रहे। जी तो आपको पता होना चाहिए कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। बिल्कुल बिल्कुल तो हर चीज को अच्छाई कितनी दिखानी है, बुराई कितनी दिखानी है। बुराई आप कहोगे बुराई भी कोई दिखाता है क्या, जी जी लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का भी वजूद होगा। जी रात तो होगी होगी अगर आपको उजाला देखना है तो। बिल्कुल 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 तो उस पे भी क्या है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा फेस जितना था डार्कनेस का था, तो इस डार्कनेस ने में जो मुझे रोशनी दिखी ना मुझे मेरे वो बहुत अंदर ही दिखी, बिल्कुल। और सारे जवाब मुझे मिलते चले गए। हम्म। उद्गार जो मैंने 2003 में लिखा, अच्छा। वो जो इकट्ठे मैंने एक साथ लिखी थी, वो सारे अनुभव थे। क्योंकि आई वॉज अ वेरी लोनली काइंड ऑफ अ चाइल्ड। तो कभी लगता नहीं था, मतलब ऐसा ऐसा होता था कि आस पड़ोस के लोग मेरे माँ बाप से कहते थे आपकी बच्ची कब लौट के आई, तो मेरी मम्मी कहती थी मेरी बच्ची गई कहाँ, बिकॉज मैं कभी दिखती नहीं थी। मेरा रूम, मेरी पढ़ाई, मेरी किताबें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था ना कि बात करने वाला कोई नहीं है, तो आप अपने आप लिखना शुरू करते थे। फिर आपके आसपास की सोसाइटी, आपके आसपास की सिचुएशन आपके सामने ऐसे आने लगी, तो आपको लगा कि जैसे माय फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर, तो कोई ना कोई ऐसा आता था अपनी सिचुएशन लेके, तो मैं सुनती थी जब कभी सुनाई देता था जी जी तो उसका जड़ पकड़ती थी कि ऐसा क्यों होता है लाइफ में। ऑब्जर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करती हूँ। मैं किसी से, मेरा आदत है कि मैं किसी से पूछूंगी नहीं कि तुम अपने बारे में बताओ। अच्छा। क्योंकि मैं उस इंसान को अपने तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे लॉजिक हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं और सामने वाला जब वो चीजें नहीं करता तो मैं यही, अगला बंदा यही कहता है तुम तो ऐसे नहीं थे, तुमने तो ऐसा नहीं बताया, तुमने तो ये चीज छुपा दी।
तो रादर देन ब्लेमिंग, उसको अपने हिसाब से समझो। तो कल को अगर कुछ ऐसा होगा भी ना, तो मैं उस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है कि मैंने उसको अपने तरीके से समझा, और मुझे लगता है कि ये इंसान अगर मेरे नजरिए से इतना आ रहा है तो फिर मेरा उसके साथ सहज हो जाता है। अदरवाइज क्यों मैं किसी से क्यों पूछूं भाई। बिल्कुल। अब हर किसी के बारे में पूछने की हमें जरूरत भी नहीं है। हमें तो उस इंसान को जानना है जिससे हम जुड़ सकते हैं, जिसको हमें जानने की इच्छा है। आपकी लाइफ में वही टिकेगा जिसको आपके साथ टिकना है, जिसको नहीं वो चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप कल को उसको क्वेश्चन करें, इससे बेहतर ये कि आप उसको खुद ही चुने, आप खुद ही समझें। इतना तो पावर आपके अंदर भी है। आपको बातचीत से ही पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर आपको जरा भी आपके कैरेक्टर के विपरीत लगता है तो आप उससे क्यों जुड़ोगे। फिर तो आपको उसको जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बचपन में हम किताबें भी उठाते थे तो वही उठाते थे जिसको हमें लगता था। अब आप एक बात सोचो कि किताबें भी आती हैं और लेखक भी, बिल्कुल दोनों हैं जी। आप किसको चुनेंगे। अगर मेरे से पूछो तो मैं तो ऑथर को देख के किताब पढ़ती हूँ। अच्छा। क्योंकि उस ऑथर की थिंकिंग मुझे पता है, तो मुझे लगेगा ये आगे जो भी लिखेगा मेरे अनुसार ही लिखेगा और उससे मैं अपने आप को आसानी से कनेक्ट कर पाऊंगी। हजारों लाखों किताबें मार्केट में होती हैं, आप क्या कवर देख के उठा लेते हो। कवर अगर आप उठा दो, कहते हैं ना डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं पहले ऑथर देखूं, उसके बाद मैं किताब। कवर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है वो उसके अंदर का कंटेंट क्या है। अब लोग कहते हैं गीता में क्या इतना लिखा पड़ा है, जबकि सबसे ज्यादा ज्ञान तो उसी में भरा है। बिल्कुल। लोग कवर पेज और उसकी राइटिंग देख के नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे पता है उसके अंदर क्या है, तो इसीलिए मैं उसको इजी लैंग्वेज में कर रही हूँ, उसको स्टोरी फॉर्म में कर रही हूँ। उसका रीजन ये है कि ये लोगों को पता तो चले कि आखिर इसमें भरा क्या है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से ये दोनों बुक प्रसिद्ध हुई है, वो बुक भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत ऑल ओवर छाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और मैं चाहती भी हूँ कि ये लोगों तक पहुंचे। कई बार जब कोई लिखता है ना, जब डॉक्टर को ट्रस्ट होता है उसकी मेडिसिन में, तो वो ये सोचता है कि उस बंदे तक जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसे ही एक लेखक का होता है विचार कि ये मेरी सबसे बेहतरीन कृति है क्योंकि ये मेरी खुद के अनुभव की है। तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखो समस्याएं कॉमन ही होती हैं, कोई डिफरेंट नहीं होती। और अगर कह दो कि बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस अगर बच्चा फेस कर रहा है ना, तो बड़े भी फेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बच्चे क्या है, अभी एक केस आया था कानपुर की किसी लड़की का, तो उसका कंपैरिजन हो गया। टीचर ने उसको इतना प्रेशर कर दिया कि तुम्हारा भाई भी बेकार, तुम भी पास नहीं होगी, ऐसा करके। तो पास तो हो गई, लेकिन अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। अब आप सोचो कि उस पर कितना प्रेशर है। तो आप बच्चों को क्या दे रहे हो, किस चीज का दबाव दे रहे हो। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और फेलियर तो बिल्कुल, फेस योर फेलियर विद करेज, क्योंकि ये फेलियर ही आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को। कभी किसी की सुनो ही मत। क्योंकि अपने फैसले अपने आप लेना सीखो, अपने माइंड को खुद कंट्रोल करो। मैम, आज के इस सफर, जो साहित्य का सफर हमारा पॉडकास्ट चैनल है, इसमें बहुत कुछ चीजें मैंने सीखी हैं आपसे, और मैंने क्या, दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप आए हमारे चैनल पे और लोगों को अच्छी सीख दी। धन्यवाद अलका, मुझे भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, जब आपके विचार लोगों तक पहुंचते हैं और वो उनसे कुछ सीखते हैं, तो डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।